हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रीति और आज हम बात करने वाले हैं एक साउथ कोरियन थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है द ब्लाइंड। ये फिल्म 2011 में रिलीज हुई थी। दिस फिल्म इज डायरेक्टेड बाय सांग हुन आन। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 6.8 आउट ऑफ 10 और इस फिल्म ने कई सारे अवार्ड्स जीते थे। फिल्म के स्टार्टिंग में हमें एक डांस कंपटीशन दिखाया जाता है और इसमें एक पार्टिसिपेंट है डोंग हुन। वो रिहर्सल कर रहा था मगर उसी वक्त उसकी दीदी मीन जो एक पुलिस ट्रेनी है वो वहां पर पहुंच जाती है और उसके कान खींचकर उसे वापस ले जाने लगती है। उनके बातों से हमें पता चलता है उन दोनों में असल में कोई ब्लड रिलेशन है नहीं, ये दोनों ही अनाथ है और एक साथ एक ऑर्फनेज में इनकी परवरिश हुई है। डोंग हुन अपनी दीदी से बहुत रिक्वेस्ट करता है उसे जाने देने के लिए, मगर मीन उसके हाथ में उल्टा हैंडकफ्स डालने लगती है और गाड़ी स्टार्ट करती है। रास्ते में दोनों भाई बहन में थोड़ा बहुत नोकझोंक होती है। मीन का ध्यान भटकता है, उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में डोंग हुन की मौत हो जाती है। उस बेचारे के हाथ में हैंडकफ्स रहने के कारण उसने अपने आप को बचा नहीं पाया और मीन भी सेंसलेस हो चुकी थी, तो वो भी कुछ नहीं कर पाई। अगला सीन 3 साल बाद की है। हमें पता चलता है उस एक्सीडेंट में मीन की जान तो बच गई थी मगर उसने अपनी आंखें खो दी। अभी वो कम्प्लीटली ब्लाइंड है, लेकिन वो अपनी गाइड डॉग सूलजी के साथ अकेली ही रहती है। सूलजी उसका साथी एक साया की तरह हर वक्त उसके साथ रहता है। ब्लाइंड होने के वजह से उसे नौकरी छोड़ना पड़ा था, लेकिन अभी 3 साल बाद वो इस जिंदगी से कुछ हद तक यूज्ड टू हो चुकी है, तो वो फिर से ज्वाइन करना चाहती है। वो एक ऑफिसर से मिलने जाती है और अपनी विश शेयर करती है। उसे फ्रंट सेक्शन में नहीं चाहिए मगर वो डेस्क वर्क करना चाहती है। मगर वो ऑफिसर कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम ब्लाइंड हो इसीलिए तुम्हें निकाला गया था? नहीं, असल में तुमने रूल्स ब्रेक किया था। अपना ट्रेनिंग छोड़कर भाई से मिलने गई थी और उसे हैंडकफ्स भी लगाई थी और इसीलिए आज वो जिंदा नहीं है। ये बात तो मीन को भी पता है, मगर ऐसे किसी और के मुंह से सुनकर उसका तो दिल ही टूट जाता है। वो घर वापस जाने लगती है मगर डिप्रेस्ड हो जाने की वजह से वो उतना ध्यान नहीं दे पा रही थी। रोड क्रॉस करते वक्त वो गाड़ी के सामने आ जाती है। उसका एक्सीडेंट होने ही वाला था मगर उसका डॉग ये सूलजी उसे रेस्क्यू करके सही दिशा दिखाता है। इसी बीच शहर में एक लड़की के गायब हो जाने की खबर से हलचल मची हुई है। प्रेस, मीडिया, हर जगह इसी के बारे में बातें हो रही है। पुलिस कोशिश तो कर रही है मगर अभी तक कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हो पाया। हम मीन को देखते हैं, वो कहीं जा रही है मगर इस बार वो सूलजी को साथ नहीं लेती। उसे इंडिपेंडेंट होना सीखना होगा। वो एक टैक्सी हायर करती है और जा पहुंचती है उसी ऑर्फनेज में जहां पर उसका बचपन बीता है। इस ऑर्फनेज का नाम है हाउस ऑफ होप। यहाँ पर जो लेडी डायरेक्टर है उन्हें सभी माँ कहते हैं, मीन भी। तो मीन अपने माँ के साथ कुछ वक्त बिताती है और पुरानी यादों को ताज़ा करती है। मगर जब वो लेडी उसे एक प्रोग्राम में जाने के लिए फोर्स करती है जो उसके भाई के मेमोरियल पर अरेंज किया गया था, मीन नाराज होकर वहां से निकल जाती है। रात हो चुकी थी, बारिश भी हो रही थी मगर मीन किसी को भी उसके साथ आने से मना कर देती है। वो कैब बुक करती है लेकिन बारिश की वजह से फिलहाल कोई भी कैब अवेलेबल नहीं है। उसे वेट करना होगा कुछ घंटे तक। वो बस स्टॉप पर पहुंचकर बाकी लोगों के साथ वेट करने लगती है। समय बीतने के साथ साथ एक एक करके सभी लोग निकल जाते हैं और मीन अकेली रह जाती है। 11 बजे के आसपास उसे एक गाड़ी मिलती है। वो देख तो नहीं पा रही थी लेकिन उसे लग रहा था ये कोई नॉर्मल कैब तो नहीं है, तो शायद स्पेशल कैब होगा। मगर हमें पता चलता है ये असल में कोई कैब है ही नहीं, ये एक प्राइवेट कार है और जो आदमी ड्राइव कर रहा था ये भी काफी रिच लग रहा है। शायद मीन को अकेला देखकर वो उसे हेल्प करना चाहता है मगर जताता नहीं। मीन के पूछने पर वो कहता है ये एक स्पेशल कैब है मगर आपसे रेगुलर चार्ज ही लिया जाएगा। ये आदमी काफी काइंड हार्टेड लग रहा है। मीन के लिए हीटर ऑन कर देता है और उसे कॉफी भी ऑफर करता है, लेकिन इसके बाद से ही अचानक से उसका बिहेवियर कुछ सिनिस्टर होने लगता है। वो लिटरली मीन को फोर्स कर रहा था वो कॉफी पीने के लिए। मीन रेसिस्ट कर रही थी और इसी हड़बड़ी में इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। मीन को ज्यादा चोट नहीं पहुंची थी मगर वो फील कर पा रही थी ये गाड़ी किसी हेवी चीज से टकराई है, शायद किसी इंसान से। मीन जल्दी से गाड़ी से निकलती है और हम देखते हैं उसका शक बिल्कुल सही है। सामने सच में एक लाश पड़ी हुई है एक लड़की की, जो वो आदमी जल्दी से ट्रंक में छुपा देता है। मगर जब मीन पूछती है वो उसे कहता है कोई इंसान नहीं है, सिर्फ एक डॉग ही था। मीन बिल्कुल भी कन्विंस्ड नहीं होती और वो पुलिस को कॉल करने लगती है, जिससे ये आदमी उसे मारने लगता है और फोर्सफुली गाड़ी के अंदर धकेलने की कोशिश करता है।
मगर तभी वहां पर और एक गाड़ी आ जाने की वजह से वो आदमी मीन को वहां पर ही छोड़कर भाग जाता है। मीन किसी तरह से अपने माँ को कॉल करती है और उनके साथ पुलिस स्टेशन जा पहुंचती है रिपोर्ट लिखवाने, मगर ये पुलिस उसके बातों को सीरियसली नहीं ले रही थी। पिन ये तक कहती है उसने किसी लड़की की आवाज सुनी थी जो दर्द में तड़प रही थी, तो हो सकता है वो लड़की तब भी जिंदा थी, मगर ये ऑफिसर ध्यान ही नहीं देते। लेकिन अगली सुबह उसे फिर से पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है क्योंकि उसने कल रात जिस जगह के बारे में रिपोर्ट की थी उसी एरिया से एक लड़की गायब हुई है और पुलिस का मानना है शायद ये केस उसके एक्सीडेंट से रिलेटेड है। एंड दे वर एब्सोल्युटली राइट। हमें इस लड़की की एक झलक दिखने मिलती है, वो वुंडेड तो है मगर जिंदा है। असल में एक साइको किलर ने उसे किडनैप किया है, लेकिन वहां पर और एक लड़की की लाश भी थी जो कुछ दिन पहले ही गायब हुई थी। हमें वो क्रिमिनल भी दिखाई देता है और उसके डायरी में मिनसू का नाम और पता भी। यह जो आदमी है ये असल में एक साइको सीरियल किलर है। वो रैंडमली लड़कियों को स्टॉक करता है, किडनैप करता है और उनका रेप करने के बाद उनका खून भी करता है। उस रात वो जब उस रास्ते से निकल रहा था उसने देखा एक लड़की मतलब मिनसू अकेली वेट कर रही है। तब उसे नहीं पता था वो लड़की ब्लाइंड है। उसने देखा सिर्फ एक अकेली लड़की, आसपास कोई नहीं है, तो क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए। उसने उसे लिफ्ट दिया और बाद में उसे पता चला ये लड़की तो ब्लाइंड है, तो उसके लिए सब कुछ और भी ज्यादा आसान हो गया। मिनसू के साथ भी शायद वो वही सब कुछ करने वाला था, बट फॉर्चुनेटली मिनसू उसके हाथ से सेफली बच निकली। लेकिन पुलिस को इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। उन्हें नहीं पता कोई साइको किलर खुलेआम घूम रहा है और वो ही ये सारे किडनैपिंग्स कर रहा है। वो लोग तो सिर्फ अब्डक्शन ही समझ रहे थे। एनीवेज, मिनसू को जो डिटेक्टिव इंटेरोगेट कर रहा था, डिटेक्टिव चो, उससे इस केस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वो इस लड़की से क्या पूछेगा, ये तो कुछ देख भी नहीं सकती, तो वो उसका नाम और पता पूछकर उसे जाने के लिए कह देता है। मगर मिनसू उसे कुछ ऐसी डिटेल्स देती है जो शायद एक नॉर्मल इंसान भी नहीं दे पाता। वो कहती है ये जो आदमी था उसकी उम्र 40 साल के आसपास थी और वो काफी लंबा और स्ट्रॉन्ग भी था और वो लेफ्टी था क्योंकि उसने अपने राइट हैंड पे घड़ी पहना था। इवन मिनसू चो की एज और हाइट भी परफेक्टली गेस करती है। इससे चो तो बिल्कुल हैरान हो ही जाता है और हमें पता चलता है मिनसू ब्लाइंड होने के बावजूद बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। वो लोगों की आवाज से उनकी हाइट और फिजिक गेस कर सकती है और इंट्यूशन से एज। उसकी इस टैलेंट को देखकर चो एनकरेज्ड होता है और नई तरीके से इस केस को इन्वेस्टिगेट करने लगता है। मिनसू उसे हर बात की डिटेल्स देती है। उसे ये भी पता है उस आदमी ने उस लड़की को ट्रंक में डाला था, मतलब वो सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे अभी तक यही लग रहा था कि वो गाड़ी एक टैक्सी थी। तो वो लोग सबसे पहले लेफ्ट हैंडेड टैक्सी ड्राइवर्स को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा तो कोई नहीं मिलता। तो वो लोग गैरेज में भी चेक करते हैं, मगर हर एक के पास अपना एलिबाई था। इस केस के विटनेस के लिए ऐड दिया जाता है और बदले में रिवॉर्ड भी था। तो एक लड़का जीसूप जो एक डिलीवरी बॉय है वो पुलिस से मिलने आता है और वो कहता है वो गाड़ी कोई टैक्सी नहीं थी, वो एक प्राइवेट कार थी और वो भी इम्पोर्टेड। लेकिन मिनसू बिल्कुल श्योर थी इट वॉज अ टैक्सी, तो उसे लगता है ये लड़का पैसों के लिए यहाँ पर आया है, तो उसे भगा दिया जाता है। लेकिन उसी रात हम देखते हैं ये आदमी वही इम्पोर्टेड गाड़ी में और एक लड़की को किडनैप करता है। उस रात जब मिनसू चो के साथ लौट रही थी उसे एक आवाज सुनाई देती है। एग्जैक्टली ऐसी ही आवाज उसने उस रात उस गाड़ी में भी सुनी थी। जो कहता है ये हैचबैक की आवाज है जिससे विंडोज के साथ साथ ट्रंक भी ओपन हो जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है किसी भी टैक्सी में, इवन स्पेशल में भी हैचबैक नहीं होती। तभी मिनसू को रियलाइज होता है शायद उसने गलती कर दी, शायद वो लड़का सही कह रहा था, शायद वो सच में एक इम्पोर्टेड गाड़ी थी। जो फर्दर डिटेल्स के लिए जल्दी से जीसूप को कॉल करता है, लेकिन वो लड़का तो फोन ही रिसीव नहीं कर रहा था। तो वो लोग डायरेक्टली उसके घर चले जाते हैं और तब उन्हें पता चलता है जीसूप पर हमला हुआ है। उसे हॉस्पिटलाइज किया जाता है और वो सेंसलेस हो चुका था, बट इट्स अ मिरेकल, कोई भी गहरा घाव नहीं था। सेंस लौटने पर वो बताता है कोई उसका पीछा कर रहा था और अचानक से उस पर हमला किया था। जीसूप को नहीं पता वो कौन है, वो उसका फेस नहीं देख पाया, मगर फ्लैशबैक में हमें पता चलता है ये आदमी और कोई नहीं वही सीरियल किलर था। असल में उसे पता चल गया था इस लड़के ने उसे देखा है। भले ही पुलिस अभी तक उसके बातों पर बिलीव नहीं कर रही है, मगर वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। तो वो जीसूप को फॉलो करता है और उस पर हमला करने के बाद वो उसे छुपा देता है। उसे लगा था जीसूप मर चुका है, मगर वो बच जाएगा इसका कोई भी आइडिया उसे नहीं था। मिनसू के लिए जीसूप भाई जैसा था। वो पूरी रात उसकी देखभाल करती है, लेकिन जीसूप उससे बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो रहा था और वो उसे इंसल्ट भी करता है। बाय दिस टाइम
चो को कहीं ना कहीं लग रहा था इस केस से रिसेंट किडनैपिंग्स का कोई लिंक तो है, और जब मिनसू कहती है इस आदमी ने उसे कॉफी पीने के लिए फोर्स किया था तो वो बिल्कुल श्योर हो जाता है। बट दूसरी तरफ मिनसू वो जीसुक के बातों से काफी हर्ट हुई थी। सच में वो तो एक अंधी है, क्यों कोई भरोसा करेगा उस पर। तो वो डिप्रेस्ड होकर घर वापस चली जाती है और पुरानी वीडियोस देखने लगती है। आजकल उसके पास ब्लैंक कॉल्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। आज भी ऐसा ही एक कॉल वो रिसीव करती है। नॉर्मली कोई कुछ नहीं कहता, मगर आज वो एक आदमी की आवाज सुनाई देती है उसे। वो समझ जाती है ये वही है और ये आदमी डायरेक्टली उसे थ्रेट करता है, उसे और जीसुक को मारने की धमकी देता है। मिनसू से इनडायरेक्टली पूछती है क्या तुमने उस लड़की को मार डाला, क्या तुमने इसके अलावा भी और किसी का खून किया है। तो वो आदमी भी इनडायरेक्टली ही हाँ कहता है। मिनसू डर जाती है और वो चो को कॉल करती है, मगर चो फोन नहीं उठाता। तो मिनसू खुद ही हॉस्पिटल के लिए रवाना हो जाती है। हॉस्पिटल में हम जीसुक को देखते हैं, वो अपने दोस्तों के साथ निकलने की तैयारी में है। लेकिन जैसे ही वो अपना फोन ऑन करता है उसे मिनसू के तरफ से बहुत सारा मैसेजेस मिलता है। मिनसू उसे निकलने से मना कर रही थी, बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी एटलीस्ट चो के आ जाने तक वो रुक जाए। लेकिन जीसुक क्यों एक ब्लाइंड लड़की की बात मानेगा। वो निकलने लगता है और तभी मिनसू वहां पर पहुंच जाती है अपने डॉगी के साथ। वो उसे रोकने की फिर से बहुत कोशिश करती है, मगर जीसुक फिर से उसे इंसल्ट करके वहां से निकल जाता है। और हम उसी हॉस्पिटल में उस किलर को भी देख पाते हैं। शायद वो जीसुक पर भी नजर रख रहा था। जीसुक तो निकल जाता है तो मिनसू भी अपसेट होकर घर वापस जाने लगती है और वो दोनों इवेंचुअली एक ही मेट्रो स्टेशन पर जाके पहुंचते हैं। मिनसू ट्रेन बोर्ड करती है और जीसुक दूर से देखता है मिनसू के साथ साथ और एक आदमी भी बोर्ड करता है जिसका फेस उसे कुछ जाना पहचाना सा लगता है। ध्यान देने पर उसे याद आता है ये वही आदमी है जिसे उस रात उसने उस गाड़ी में देखा था। उसे लगता है मिनसू की जान खतरे में है, तो वो जल्दी से उसे कॉल करता है, वीडियो कॉल, और वो देख पाता है वो आदमी, वो कल्प्रिट बिल्कुल मिनसू के सामने ही बैठा है। वो मिनसू को छुपके से अगले स्टेशन पे उतरने के लिए कहता है और वो खुद भी उस तरफ भागता है। मिनसू बहुत ज्यादा डर गई थी। वो सोल्जी के साथ अगले ही स्टेशन पर उतर जाती है, मगर वो आदमी भी उसके साथ साथ वहीं पर उतरता है। जीसुक वीडियो कॉल की मदद से उसे इंस्ट्रक्ट कर रहा था, आगे जाने का रास्ता बता रहा था, और जैसे ही उसे सामने एक आदमी दिखाई देता है वो मिनसू को चिल्लाने के लिए कहता है, मगर उसी वक्त वो आदमी पीछे से उसे चाकू दिखाकर चुपचाप चलने के लिए फोर्स करता है। तो मिनसू मदद नहीं मांग पाई, लेकिन कुछ दूर जाने पर ही वो उस आदमी के आंखों में स्प्रे करके भागने लगती है और फिर से जीसू भी उसे इंस्ट्रक्ट कर रहा था। बहुत मुश्किल से मिनसू अपने डॉगी के साथ एक एलिवेटर तक तो पहुंच जाती है, मगर वो आदमी उसे कुछ इंजेक्ट कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। शायद उसका प्लान था बाकी लड़कियों की तरह उसे भी ट्रंक में डालकर घर ले जाएगा, मगर यहाँ पर सोल्जी मिनसू का डॉगी उसे रोक लेता है। ये आदमी बार बार चाकू से उस मासूम प्राणी को स्टैब कर रहा था, लेकिन सोल्जी तब तक इस आदमी को नहीं छोड़ता जब तक उसकी मालकिन मिनसू सेफली एलिवेटर से ऊपर पहुंच नहीं जाती। ऊपर पहुंचने के बाद लोकल लोग उसे रेस्क्यू करते हैं और उसे हॉस्पिटलाइज भी किया जाता है। हॉस्पिटल में चो और जीसुक भी पहुंच चुके थे। वहां पर ही चो को पता चलता है ये जो केमिकल इंजेक्ट किया गया था ये एक काइंड ऑफ सेडेटिव है जो मेनली डर्मेटोलॉजिस्ट और गायनोलॉजिस्ट ही यूज करते हैं। चो को याद आता है मिनसू ने एक बार बताई थी उसे उस रात गाड़ी में किसी स्टेरिलाइजर का स्मेल मिला था। तो डेफिनेटली ये आदमी इधर कोई प्लास्टिक सर्जन या फिर कोई गायनोलॉजिस्ट ही होगा। मिनसू को सेंस लौटने के बाद उसे जब पता चलता है उसकी जान बचाने के लिए सोल्जी को मरना पड़ा तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो बहुत रोती है, पहले उसकी पेरेंट्स, उसके बाद उसका भाई और अभी सोल्जी। क्यों हर कोई उसे छोड़कर चला जाता है। उधर पुलिस बिल्कुल श्योर हो चुकी थी कि ये सारा मामला इंटरकनेक्टेड है। मिनसू के पास तो ऑलरेडी उस किलर का नंबर था ही, तो उसे ट्रैक किया जाता है और जीसुक उस गाड़ी को आइडेंटिफाई करने में लग जाता है। कंपनी से पुलिस को इस गाड़ी का बायर लिस्ट मिल चुका था, तो चो उन्हें ट्रैक करने लगता है। दूसरी तरफ हमें उस कल्प्रिट के बारे में पता चलता है वो सच में एक गायनेकोलॉजिस्ट है, द इनफेमस अबॉर्शन स्पेशलिस्ट डॉक्टर जिंग। इस केस को इतना ज्यादा अटेंशन मिल रहा था तो इस पागल को भी तो डर लगने लगा था। तो वो डिसाइड करता है अभी कुछ भी करके सबसे पहले इस मिनसू का खत्मा करना होगा। मिनसू और जीसुक को ऑर्फनेज में शिफ्ट किया जाता है फॉर देयर ओन सेफ्टी, मगर इसके बारे में ऑलरेडी जिंग को पता चल चुका था।
ऑर्फनेज में जीसुप को मिनसू के बैकग्राउंड के बारे में पता चलता है, जिससे वो उसके प्रति सिंपैथेटिक फील करता है। मिनसू भी उसे अपना भाई ही मानती थी, तो उन दोनों में एक हेल्दी रिलेशनशिप फॉर्म करने लगता है। उधर डिटेक्टिव चो पर्सनली सभी बायर को विजिट कर रहे थे और उसे फाइनली जिंग का क्लिनिक भी मिल जाता है, मगर क्लिनिक तो बंद हो चुका था। तो वो पार्किंग लॉट में पहुंच जाता है और वहां पर उसे एक वही गाड़ी देखने मिलती है। उस गाड़ी पे ओनर का नंबर भी था, तो चो उस नंबर पे कॉल करता है और तभी वहां पर जिंग पहुंच जाता है। उसे शायद पता चल चुका था ये डिटेक्टिव उसे ही ढूंढ रहा है, मगर फिर भी बिल्कुल भी डरे बिना वो डिटेक्टिव को फेस करता है। जो उससे पूछता है ये गाड़ी आपकी है, तो जिंग चाबी निकाल कर दूसरी गाड़ी स्टार्ट करता है। मतलब चो जिस गाड़ी को ट्रैक कर रहा था वो तो उसकी है ही नहीं, मगर फिर भी चो को शक होता है क्योंकि ये आदमी लेफ्टी था। और जब वो ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है असल में दोनों गाड़ी का नंबर्स सेम है। असल में ये दोनों गाड़ी ही जिंग की है। तो जो उसका वॉइस रिकॉर्ड करने जाता है, मगर जिंग उससे भी ज्यादा चालाक निकला। जो उसे अरेस्ट कर पाए इससे पहले ही जिंग उसका खून कर देता है। उधर पुलिस को मीन के फोन से जो नंबर मिला था उसके आइडेंटिटी के बारे में पता चलता है और उन्हें भी पता चल जाता है ये डॉक्टर जिंग ही है। उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड भी है। 4 साल पहले लीगल तरीके से अबॉर्शन प्रैक्टिस के लिए उसका जेल हुआ था और रिसेंटली उसे रिलीज किया गया है। पुलिस उसके घर में रेड करती है और उन्हें बेसमेंट से 2 लड़की की लाश और एक लड़की घायल हालत में मिलती है, लेकिन वो किलर घर में नहीं था, कहीं भी नहीं था। असल में वो तो जा रहा था ऑर्फनेज की तरफ मिनसू का खून करने। ऑर्फनेज में सिर्फ एक ही गार्ड था और बाकी सभी लोग हेडमिस्ट्रेस के साथ गए थे किसी प्रोग्राम में। तो जिंग बहुत ही आसानी से उस गार्ड को मारकर अंदर घुस जाता है और लिविंग रूम में बैठकर आराम से स्मोक करने लगता है। उसने म्यूजिक सिस्टम भी ऑन कर दिया था फुल वॉल्यूम में, जिससे मिनसू बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो रही थी। उसे लगा शायद ये जीसुप का काम है, तो वो नीचे जाकर म्यूजिक बंद करती है और जीसुप को बुलाने लगती है। उसे रिस्पॉन्स तो नहीं मिलती, लेकिन उसे लाइटर की आवाज सुनाई देती है और वो सिगरेट का स्मोक भी स्मेल कर पा रही थी। उसे कुछ गड़बड़ लगता है तो वो भागने लगती है और उसी वक्त वहां पर जीसू भी पहुंच जाता है। मिनसू को वो अलर्ट कर देता है और वो खुद जिंग से फाइट करने लगता है। जितना हो सके वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ देर बाद वो खुद सेंसलेस हो जाता है और जिंग उसे छोड़कर मिनसू को ढूंढने लगता है। मिनसू इस घर की करंट ऑफ कर देती है और वो खुद लॉन्ड्री रूम में छुप जाती है। उसे खुद को भी बचाना है और साथ ही साथ अपने भाई को भी। उसने एक बार हार मान ली थी, दूसरी बार वो रिपीट नहीं कर सकती थी। वो जिंग को ट्रिक करके एक रूम में लॉक कर देती है और वो खुद जाती है जीसुप के पास। वो तो बेहोश हो चुका था, तो मिनसू किसी तरह से उसे खींचकर दरवाजे तक तो ले आती है, मगर दरवाजा तो पहले ही जिंग हैंडकफ से बंद कर दिया था, जिसे खोलने के लिए चाबी चाहिए थी। तब तक जिंग भी रूम से बाहर निकल चुका था, तो मिनसू जीसुप को लेकर स्टोर रूम में छुप जाती है और जैसे ही जिंग उस रूम में आता है वो इस कमरे में आग लगाकर चाबी लेकर भाग जाती है। इसके बाद भी जिंग उस पर हमला करता है, उसका रेप अटेम्प्ट भी करता है, मगर इस बार जीसुप अपने बहन को सेव कर लेता है। इसके बाद दोनों भाई बहन भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब भी जिंग उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। तो अपने आप को बचाने के लिए, अपने भाई को बचाने के लिए फाइनली मिनसू एक पत्थर से जिंग के माथे पर वार करती है, जिससे जिंग की वहीं पर मौत हो जाती है। तब तक पुलिस भी वहां पर पहुंच चुकी थी, तो उन दोनों को ही रेस्क्यू किया जाता है। लास्ट में हमें पता चलता है मिनसू फिर से पुलिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है और फाइनली वो एक पुलिस ऑफिसर बन भी चुकी है और उसका भाई जीसू भी बहुत ही जल्द उसे ज्वाइन करने ही वाला है। दोस्तों, दिस फिल्म एंड्स हियर। ये फिल्म 1967 में रिलीज्ड टेरेंस यंग्स थ्रिलर वेट अंटिल डार्क से इंस्पायर्ड है, जहां पर एक ब्लाइंड ब्रिटिश वुमन को 3 टेररिस्ट का सामना करना पड़ा था। अगर हम इस फिल्म की बात करें तो इस फिल्म की जो खास बात है वो इस फिल्म की कोल्ड कलर स्कीम, शेयर लाइटिंग एंड इट्स प्रेडेटरी नेचर। फर्स्टली, सिनेमाटोग्राफी इज एक्सीलेंट। इस फिल्म के कुछ सीन्स एक ब्लाइंड पर्सन की पर्सपेक्टिव से शूट किया गया है। मिनसू जो कुछ देख नहीं पा रही थी वो फील कर पा रही थी और सुन पा रही थी, और ऐसे ही वो अपने दिमाग में एक इमेज क्रिएट कर पा रही थी। उसके लिए तो रात और दिन सेम ही था, लेकिन लास्ट कुछ सीन्स में मिनसू और जिंग के बीच जो छुपन छुपाई का खेल चल रहा था वो काफी एंगेजिंग था। मिनसू ने कैसे इस डार्कनेस का फायदा उठाई, कैसे जिंग को ट्रिक किया, इट्स रियली इंटरेस्टिंग टू वॉच। मगर सबसे ज्यादा इंटेंस तो था वो सबवे सीन्स। मिनसू का हेल्पलेसनेस बहुत ही एक्यूरेटली पोर्ट्रे किया गया है, और सुलजी उसने जिस तरह से अपने जीवन के बदले में मिनसू की जान बचाई, इट्स अ लेसन। सच में सच्ची दोस्ती शायद इसे ही कहती है।
इस फिल्म में कॉमेडी तो है, आई मीन द कोरियन डायरेक्टर्स रियली नो हाउ टू मिक्स थ्रिलर एंड कॉमेडी, बट इस फिल्म में द मेन स्ट्रेस बस्टर इज द डॉगी सूजी। ही इज सो एडोरेबल बट एट द सेम टाइम सो एक्सप्रेसिव। और वो सीन जब उसकी मौत होती है, दैट सीन इज रियली हार्ट रेंचिंग। इस फिल्म में कुछ एक्शन सीक्वेंसेस भी है, पजल सॉल्विंग मोमेंट्स है और टेंशन भी। इस फिल्म को बहुत ही इंट्रिकेटली प्लॉट किया गया है और डायरेक्शन वो तो लाजवाब है। ओवरऑल इट्स अ गुड अटेम्प्ट, बट व्हाट आई फेल्ट, इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, इस फिल्म का एंडिंग इंटेंशनली थोड़ा लंबा खींचा गया है, बट स्टिल इट्स थ्रिलिंग। सो गाइज, मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा।